हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, आज सुबह की जो फर्स्ट पार्ट वीडियो था उसमें सोशल सिक्योरिटी की मैं एक टिप में डालना भूल गई थी। बेसिकली कुछ टेक्नोलॉजिकल इशू हो गया था, तो वो मैंने आपको कहा था कि मैं शाम तक वीडियो ला दूंगी। तो ये वही वीडियो है। बेसिकली क्या है कि देखिए, हमारा जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम था, एप्लीकेशन फॉर्म थी, वो 2019 में निकल गई थी। अक्टूबर में हमारा पेपर होना था, बट अब वो डिले हो चुका है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 2019 में जो भी लेबर मिनिस्ट्री ने वर्क किया या फिर 2020 की स्टार्टिंग में लेबर मिनिस्ट्री ने जो वर्क किया, इस वीडियो में ओवरऑल रिव्यू है उसका कि जो जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, गवर्नेंस में जो भी कोर्ट्स, जो जितने भी लेबर रिफॉर्म्स थे वो लाए गए, तो सबका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये होने वाले है। हिंदी का जितना कंटेंट मिला मैंने वो सारा इंसर्ट इसमें कर दिया है। बाकी जो मेन है बेसिकली क्या है कि जो स्कीम्स इसके अंदर डिस्कस की गई है वो हिंदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो सारी स्कीम्स का हिंदी कंटेंट मैं इसमें नहीं डाल पाई। तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ कि शायद मैं हिंदी की जो वीडियो है आपकी हर स्कीम की वो अलग से लेके आऊँ, अगर पॉसिबल हो पाया तो। और मैं उसका पूरा ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, रिव्यू करते हैं 2019 और 2020 के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के सभी वर्क्स को। उसके बाद हम एक एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो देखिए, बेसिकली क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो था, उन्होंने इनिशिएटिव लेने कैसे शुरू किए थे, जब 2019 में उन्होंने गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए थे। और ये गवर्नेंस रिफॉर्म्स किस तरीके से आए थे, जब उन्होंने 4 लेबर कोड्स जो थे उनको बेसिकली जितनी भी एग्जिस्टिंग लेबर लॉज थी उनको 4 लेबर कोड्स के अंदर सिंप्लीफाई, अमेलगमेट और रैशनलाइज कर दिया था, ठीक है। एक चीज़ और, आज सुबह मैंने जो वीडियो डाली थी पॉलिटी की, तो उसमें एक टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। मैंने आर्टिकल 352 डाल दिया था, जो हमारा रिपब्लिक से नेचर से रिलेटेड था। वो सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक, वो 352 नहीं है, वो आर्टिकल 325 है। तो उसके लिए रियली सॉरी। तो यहाँ पे अब आगे डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको एक रिव्यू दूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी ब्रीफ। हमने एक्सप्लेन इसको पढ़ा ही हुआ है अच्छे तरीके से, और आगे सोशल सिक्योरिटी में हम और ज़्यादा डिटेल वे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स जो थे वो लेबर लॉ रिफॉर्म्स के बारे में, जिसमें कि 4 लेबर कोड्स में अमेलगमेट कर दिया गया था, कोडिफाई कर दिया गया था इन सभी लॉज को। तो वो कौन थी? फर्स्ट थी कि लेबर कोड ऑन वेजेस। तो लेबर कोड ऑन वेजेस जो है, इसमें आपको क्या स्पेसिफिकली याद रखना है कि कौन कौन सी ऐसी पहली लॉज थी जिनको कि इसके अंदर सब्ज्यूम किया गया। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, फिर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 जो है, ये चारों लेबर कोड ऑन वेजेस के अंदर की गई, क्या कर दी गई, समराइज कर दी गई। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है इन सभी कोड्स की, तो आपका ईपीएफओ जो प्लेलिस्ट है या फिर जो लेबर रिलेटेड ईपीएफओ की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें मैंने डिटेल में इन सब के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर बाद में इसको पार्लियामेंट के अंदर पास कर दिया गया था। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन की। तो यहाँ पे बेसिकली 3-4 जो एग्जिस्टिंग लॉज थी उनको दोबारा सब्ज्यूम किया गया था, और वो थी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 की, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 की। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने इसमें एक तरीका बताया था, जो मैंने अपनी डिटेल वीडियो बनाई हुई है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि क्या हुआ था कि सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट दी गई, ठीक है। तो क्या आया, 1946 का एक्ट आया। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले 1926 में क्या हुआ, यूनियन बनी, ठीक है, यूनियन बन गई किसी भी इंडस्ट्री की। उसके बाद क्या हुआ, 1946 में एम्प्लॉयमेंट दी गई। जैसे ही यूनियन ने एम्प्लॉयमेंट दी लेबरर्स को, उनके बीच डिस्प्यूट्स होने लग गए। तो इस वजह से एक साल बाद 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बन गई। तो इस तरीके से आप इंडस्ट्रियल रिलेशन के ये जो लॉज है इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं लेबर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। तो यहाँ पे 9 जो लेबर एक्ट्स थी उनको कोडिफाई किया गया था। तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें आती है द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 हो गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 हो गया, और द अनऑर्गेनाइज वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 हो गया। ये जो सब्ज्यूम की गई हैं ये सारी की सारी एक्ट्स जो हैं, ये हम जब सोशल सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें एक ब्रीफ दे रखा है। जैसे आज हमने डिस्कस किया था ना कि कॉलोनियल पीरियड में सोशल सिक्योरिटी किस तरीके से थी, तो अब तक सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या स्कीम थी, इनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आगे वाली अपकमिंग वीडियोस में आपको दूंगी। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, वैसे डिटेल्स आई डोंट थिंक कि पूछी जाएगी आपसे, जबकि इसको कमेंट कर दिया गया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताएं।
नेक्स्ट है लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये 2019 की एक कोड था जिसमें कि अब लाया गया है। इसके अंदर 13 लेबर एक्ट्स, मतलब कि इसके अंदर कितनी हो गई, टोटल 9 एक्ट्स लाई गई हैं और सबसे ज़्यादा किसके अंदर लाई गई है, 13 के अंदर, डेट इज लेबर कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसके अंदर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आती है, प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 आती है, माइंस एक्ट 1952 हो गई, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए एक्ट 1996। तो इस तरीके की टोटल 13 लेबर एक्ट्स को इसके अंदर लाया गया है। अब ये जो है ये हिंदी में है, बेसिकली मैंने डाला है वही है सब कुछ की वेतन मजदूरी संहिता, सामाजिक श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता एंड व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता जो है, ये सारे 4 जो थे लेबर कोड्स बनाए गए थे। ये मैंने सारा हिंदी में दे रखा है, जो इंग्लिश में है सेम वही है। ये मैंने इसलिए डाला है कि जो हिंदी कंटेंट में पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा, और इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में भी इसीलिए डाला है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन में वे में पढ़ सके। अब आते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, जो कि 2019 के अंदर बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए लाई गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको कि हम PMSYM के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, इसका मतलब ये वो वर्कर्स जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या छोटे दर पे काम करते हैं, उनके लिए ये लाए गए हैं। बेसिकली ये क्या है, एक ओल्ड एज प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स होंगी। तो जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना है, ये वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। वॉलंटरी का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है इसमें आके एनरोल करे। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं वो इसमें जाके एनरोल हो सकते हैं और फिर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बेसिकली ये जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जिनकी मंथली इनकम जो है वो ₹15,000 या उससे कम है। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मतलब जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि क्या होना चाहिए उस पर्सन के पास, तो बहुत सिंपल है। वो बस उसके पास अपना एक आधार नंबर होना चाहिए या फिर एक सेविंग बैंक या जनधन अकाउंट होना चाहिए। तो बस इतना सा भी अगर उस वर्कर के पास है तो वो इस स्कीम के लिए एनरोल कर सकता है। मिनिमम एज जो स्कीम को ज्वाइन रखने की गई है वो रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम रखी गई है 40 साल। और इसके अंदर जो है एक मंथली पेंशन, मतलब कि आप एनरोल करेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे और जब आप 60 ईयर्स की एज को अचीव कर लेंगे उस टाइम आपको हर मंथ ₹3,000 की पेंशन आपको एश्योर्ड मिलेगी। मतलब ये मिनिमम है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जो है आपने कंट्रीब्यूशन किया है। ये पूरा जो है बहुत डिटेल में हो जाएगा और मैंने ये वाली वीडियो भी अपने करंट अफेयर में डिटेल में कवर कर रखी है। ये सिर्फ मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ इस वीडियो में कि आपका कुछ भी स्किप ना हो। अगर इसमें से आपका कुछ भी रह रहा है तो आप उसको अभी की अभी साथ में कवर कर सके। नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर। ये भी एक तरीके की वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है जो कि कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं या फिर मतलब जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है वो इसमें एनरोल हो सकता है। यहाँ भी जो एज ग्रुप रखी गई है ट्रेडर्स के, यहाँ पे बेसिकली कौन होंगे, ट्रेडर्स जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। एज रखी गई है 18 से 40 साल, जिनका कि एनुअल टर्नओवर जो है वो 1.5 लाख से ज़्यादा ना हो, मतलब 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो। तो साल की कमाई उनकी 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो छोटे ट्रेडर्स जो हैं जो 18 से 40 साल की उम्र के बीच में आते हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। प्लस एक कंडीशन और यहाँ पे रखी गई है कि वो किसी भी स्कीम, जैसे कि EPFO की स्कीम है, ESIC, NPS, PMSYM जो भी हमने पहले डिस्कस करी, उसके अंदर बेनिफिशियरी या फिर उसके मेंबर नहीं होने चाहिए या फिर कोई एक इनकम टैक्स पेयर जो है वो इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि इनकम टैक्स पेयर जो है वो स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं, बट इनके अंदर जो मेंबर्स होंगे वो इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। इस स्कीम के अंदर बेसिकली 50% जो मंथली कंट्रीब्यूशन होता है वो बेनिफिशियरी के थ्रू पे करना होता है, और जितना मान लीजिए कि 50 रुपये जो है वो उस ट्रेडर ने पे किया तो 50 रुपये ही है जो यहाँ पे सरकार देगी। तो 50% जो है वो गवर्नमेंट और जो बेनिफिशियरी है वो यहाँ पे करेंगे। जब 60 साल का वो ट्रेडर हो जाएगा उसके बाद उसको 3,000 रुपये की एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। ठीक है, पेंशन वीक जो है उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली दिया गया है कि 2019 जो है उसमें पेंशन वीक कब मनाया गया था। तो बेसिकली सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो थी उसमें 30 नवंबर से लेके 6 दिसंबर 2019 को जो है पेंशन वीक सेलिब्रेट किया गया था। कैसे किया गया था, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेशंस के साथ किया गया था, ताकि जो PMSYM है और जो NPS ट्रेडर्स है उनमें इंक्रीज एनरोलमेंट हो सके, मतलब लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिल सके। एक जो पॉइंट था ना, एक ये भी आया था
2020 की आई थिंक नवंबर या अक्टूबर की ये न्यूज़ थी, मैंने द हिंदू में देखा था। तो यहाँ पे ये था कि ये दोनों स्कीम्स जो लाई गई है ना, इसमें इतनी कम एनरोलमेंट है कि हार्डली मतलब पूरी कंट्री में आई थिंक 56,000 एनरोलमेंट इसके अंदर हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। तो एक तरीके से इन स्कीम्स ने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ये पॉइंट आपका इंटरव्यू का है, एक बेसिक नॉलेज, ठीक है। गवर्नेंस रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से कौन कौन से गवर्नेंस रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए गए हैं, तो श्रम सुविधा पोर्टल जो है वो बेसिकली लाया गया। वो किसके थ्रू लाया गया, वही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू लाया गया। ये जो है एक यूनिफाइड वेब पोर्टल है जिसको श्रम सुविधा पोर्टल का नाम दिया गया। इसमें क्या है कि जो भी लेबर लॉज की एनफोर्समेंट होती है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए, ताकि इनका जो कंप्लायंस मतलब वो जो लेबर लॉज है उनको अच्छी तरीके से फॉलो किया जा सके, लोगों को पता चल सके कि वो किस वे में फॉलो की जा रही है। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल के जो है बेसिकली 4 फीचर्स है जिसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो अलॉट किया गया यूनिट्स को, ताकि वो अपना एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या करना है कि एक सेल्फ सर्टिफाइड और एक सिंप्लीफाइड सिंगल ऑनलाइन रिटर्न जो है वो इंडस्ट्री को भरना है। पहले क्या होता था बेसिकली कि एक सेपरेट रिटर्न भरना होता था, बट अब ऐसा नहीं है, एक सेल्फ सर्टिफाइड और सिंप्लीफाइड सिंगल ऑनलाइन रिटर्न भरना होगा। उसी के बाद जो है 72 आवर्स के अंदर एक लेबर इंस्पेक्टर के थ्रू एक कंप्यूटराइज इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ पे की जाएगी, और फिर जो भी ग्रीवेंस होगा उस इंडस्ट्री का या जो भी उस पोर्टल को यूज कर रहा है तो उसका टाइमली एंड इफेक्टिव रिड्रेसल होगा। ये इसका पॉइंट हो गया, ठीक है। जो श्रम सुविधा पोर्टल है उसको स्टेट्स के साथ भी इंटीग्रेट कर दिया गया है, मतलब कि अभी प्रोसेस हो रहा था, तो 2019 का रिव्यू है, तो अभी तक जो है ये कनेक्शन हो चुका है अच्छी तरीके से, और डाटा जो है वो शेयर्ड होता है एस्टेब्लिशमेंट्स के थ्रू और स्टेट लेबर एनफोर्समेंट एजेंसीज के थ्रू भी। उसी के बाद स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, तो स्टार्टअप इंडिया में बेसिकली जो फैसिलिटी दी जाती है फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम लेबर इंस्पेक्टिव अंडर 6 सेंट्रल लेबर एक्ट्स इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द स्टार्टअप। तो बेसिकली क्या होता था कि पहले लेबर इंस्पेक्शंस के लिए बहुत सारे रूल्स हुआ करते थे और बहुत सारी इंस्पेक्शंस हुआ करती थी। तो अब ये जो 6 सेंट्रल लेबर एक्ट्स है उसमें स्टार्टअप्स जो है उनको ये एग्जाम्पशन दे दी गई है कि आपके ऊपर इंस्पेक्शन नहीं होगी, आप बस एक सेल्फ सर्टिफाइड डिक्लेरेशन जो है वो सबमिट कर दीजिए कि हमने सभी चीज़ों को पूरा कर रखा है थ्रू उस श्रम सुविधा पोर्टल, जिससे कि स्टार्टअप इंडिया में जो कोई भी स्टार्टअप अपना कर रहा है उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है अपने बिजनेस को रन करना। नेक्स्ट जो है 2019-20 में क्या मेजर स्टेप्स ईपीएफओ के थ्रू लिए गए थे, तो यहाँ पे बेसिकली डिजिटल इनिशिएटिव्स ईपीएफओ के थ्रू लिए गए थे, जैसे कि एक ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर यूएएन जनरेशन, जो मैंने आपको एक कोड बताया जनरेशन बाय वर्कर, ये इसकी ऑनलाइन फैसिलिटी दे दी गई। ईपीएस जो पेंशनर थे उनको डिजी लॉकर प्रोवाइड किया गया एक एप्लीकेशन के थ्रू। ई इंस्पेक्शंस जो है वो शुरू हो गई, ताकि एक डिजिटल इंटरफेस से ईपीएफओ को एम्प्लॉयर्स के साथ जोड़ के और उनकी इंस्पेक्शन अच्छी तरीके से हो सके। वहीं पे जो ईएसआईसी थी उन्होंने मेजर स्टेप्स जो थे वो लिए थे। ये था कि फर्स्ट जो ईएसआई का कंट्रीब्यूशन था उसके रेट को रिड्यूस कर दिया गया था। ये रिडक्शन जो था ये कंट्रीब्यूशन रेट्स में हुआ था। यहाँ पे बेसिकली एक तरीके से फाइनेंशियल रिलीफ दिया गया एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को। ईएसआई में जो है एक ऐप भी लॉन्च किया गया जिसका नाम था चिंता से मुक्ति ऐप, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया जिसका नाम क्या था, उमंग प्लेटफॉर्म, टू फैसिलिटेट स्टेक होल्डर टू व्यू कॉन्ट्रीब्यूशन डिटेल। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी स्टेक होल्डर है वो अपने कॉन्ट्रीब्यूशन की डिटेल्स देख सकता है, ये देख सकता है कि जो बेनिफिट्स उसको मिल रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्लेम स्टेटस क्या है एक अपने मोबाइल हैंडसेट में। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे, और किसके थ्रू लॉन्च हुआ था, ईएसआईसी के थ्रू, ये भी आप याद रखेंगे। फिर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम दिया गया नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर ही आते थे। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन था जिसमें कि बहुत तरीके की एम्प्लॉयमेंट और जो कैरियर रिलेटेड सर्विसेज है वो इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई। मतलब कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी आपको मिलती है किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जो प्रोसेस होता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी हेल्प होती है, क्योंकि जॉब सीकर जो है वो अप्लाई कर सकता है, और जो जिसको जॉब चाहिए, जॉब सीकर है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जॉब के बारे में। तो ये एक तरीके से गैप को ब्रिज करता है जॉब सीकर और एम्प्लॉयर के बीच में। और कैंडिडेट्स जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब अपने ट्रेनिंग पीरियड में, और अब उनको आगे जॉब के लिए जाना है, उनको यहाँ पे हेल्प मिलती है, और कैरियर काउंसलिंग भी होती है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स मैं इसलिए ही बता रही हूँ, अगेन मैं कह रही हूँ कि आपका जो मिस हुआ है आप उसको अच्छी तरीके से देख सके, ठीक है। और अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपकी एक रिविजन हो जाए।
है। फिर जो है जो डिसेबल पर्सनस है उनके लिए, और जो SC/STs है उनके लिए भी नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर्स को भी वेरियस इस तरीके के लॉन्च किए गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना को। ये जो स्कीम थी इसमें बेसिकली एम्प्लॉयर को फुल कंट्रीब्यूशन मतलब कि 12% जो है अपने EPF और EPS दोनों के लिए जो है टाइम टू टाइम पे करने होते थे। कितने टाइम पीरियड के लिए? 3 ईयर्स के लिए टू द न्यू एम्प्लॉय थ्रू EPFO। तो एक न्यू एम्प्लॉइज को EPFO के थ्रू 3 साल के लिए फुल कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को अपना पे करना पड़ता था। वो क्या था? 12% था EPF और EPS दोनों के लिए। ठीक है, ये जो स्कीम है ये एक ड्यूअल बेनिफिट स्कीम है जहाँ पे एक साथ एक तरफ जो है एम्प्लॉयर को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयमेंट बेस ऑफ वर्कर्स इन द एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट बेस है वर्कर्स का उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा और वहीं पे लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स जो हैं उनको जॉब्स मिलेगी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। तो यहाँ से एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों को मदद होगी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या रिव्यूज़ थे 2019 के। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। उसके साथ मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसको कि आप आंसर करेंगे। ये हमारी सोशल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों स्कीम्स के अंदर आता है और स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस कितने ज़्यादा आते हैं वो आपको बताइए। तो ये तो एज इट इज़ आप ये समझ लीजिए कि EPFO के पेपर से क्वेश्चन उठा के रखा हुआ है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो ये है कि इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेकंड, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। सी इज़ ₹6,000 पर ईयर आर गिवन टू द फार्मर्स थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो आपके आगे 3 स्टेटमेंट है। आपको अब ये बताना है कि ये जो तीनों स्टेटमेंट है या ये तीनों जो फीचर्स हैं ये कौन सी स्कीम के अंदर आते हैं। तो ए है PM किसान, B है PM कुसुम, C है PM सुमन एंड D नन ऑफ द अबव। तो इसे कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। ऐसे वीडियोस आप और देखना चाहते हैं और मिनिस्ट्रीज की जो आपके पेपर में आए तो आप मुझे ज़रूर बताइए इसके बारे में। और भी कोई आप जो है लेबर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं और आप हिंदी की जो है सेपरेट वीडियो, हिंदी की वीडियो सेपरेट तभी बनेगी जब क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे। ये नहीं कि 2-4 के लिए, सॉरी मैं नहीं अभी बना सकती क्योंकि अभी इतने रिसोर्सेज मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि हिंदी कंटेंट को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।